नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत है. सब बच्चों पेरेंट टीचर सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. चलो आज के बीट में अभी हम 2 बीट लर्न करने वाले हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में से हम आज 2 बीट पढ़ने वाले हैं और वो 2 बीट है, एक है इलास्टिक लिमिट्स और दूसरा है हुक्स लॉ. ऐसे करके हम 2 बीट बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे. इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने इलास्टिक लिमिट्स आपको पढ़ाया था, लेकिन उसी बीट में पढ़ाने का मुझे जो आनंद था, जो सेटिस्फैक्शन था, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था. इसलिए मैं ये दोबारा बीट आपके लिए ले रहा हूँ और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ. जो बच्चे नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जीनियस साइंस को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और सबसे ज़्यादा एक चीज़ है वो है कि आपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करिए, ये वीडियो की शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा है, एक नॉलेज देने वाला वीडियो है. इसलिए अगर ये आप इलास्टिक लिमिट पढ़ना चाहते हैं और हुक्स लॉ पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना कंपलसरी है. और जिन्हें ये इलास्टिक लिमिट के बारे में जानना नहीं है, जिन्हें हुक्स लॉ के बारे में जानना नहीं है, तो ये वीडियो आप अभी भी छोड़ सकते हैं, अभी भी स्किप कर सकते हैं. लेकिन जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको नॉलेज पढ़ना है, यही सब एंड तक वीडियो देख लीजिए. चलो तो हम शुरू करते हैं. नमस्कार बच्चों, मैं हूँ संजीव सिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस. ओके, तो इलास्टिक लिमिट क्या है? हर एक चीज़ को, हर एक किस्म को, हर एक चीज़ को एक लिमिट होती है. म्हणजे यानी की एक लक्षात घ्या, एखादी वायर असेल तर त्याला इलास्टिक लिमिट असते, आपल्या स्वभावाला इलास्टिक लिमिट असते, निसर्गाला सुद्धा एक इलास्टिक लिमिट आहे, निसर्गाला सुद्धा एक लिमिट आहे, एक मर्यादा आहे, एक नहीं. नेचर को यानी कि निसर्ग में भी हर एक चीज़ को एक लिमिट होती है. जैसे कि हम बोलते हैं, आता समजा जैसे की पावसाळा येतो आपल्याकडे, पण पावसाळा आला म्हणजे काय 12 महिने राहतो का? उन्हाळा आला म्हणजे 12 महिने असतो का? हिवाळा आला म्हणजे काय 12 महिने असतो का? नाही, एक मर्यादेपर्यंत असतो आणि तो मर्यादा संपली की त्याच्यानंतर तो दुसरं सीझन येत असतं. तशाच पद्धतीने इथे सुद्धा आहे. हर एक चीज़ को, मानवी स्वभाव को सुद्धा, मानवी स्वभाव के लिए भी एक लिमिट होता है. जैसे कि हमारे घर में हम थोड़ा सा डेली लाइफ में एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. डेली लाइफ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ. अब डेली लाइफ का एग्जाम्पल बोलते क्या है? समझो अगर घर में कोई हम पे गुस्सा करते हैं, अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने के लिए भी एक लिमिट होता है, एक मर्यादा होती है. अगर हम ज़्यादा ही किसी चीज़ के ऊपर अगर हम गुस्सा दिखा रहे हैं तो सामने वाला जो पर्सन रहता है वो सोचता है कि इसका डेली का है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए हमारे स्वभाव के ऊपर एक नज़रअंदाज किया जाता है. यानी की म्हणजे असा प्रकार होतो की आपण सतत जर एखादी गोष्ट करत असाल तर याचं दररोजच आहे म्हणतात आणि ते सोडून देतात. म्हणून घरामध्ये आईवडील असतील किंवा कोणी असेल हो, कोणत्याही गोष्टीमध्ये तोच प्रकार इथे आपण पाहतोय और वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं. समझो एक वायर, हम अभी एक यहाँ मैंने एक स्प्रिंग की इमेज ली है, एक स्प्रिंग की फ़ोटो आपके लिए मैंने यहाँ ली है. तो ये स्प्रिंग देखने के बाद आपको समझ में आएगा. समझो ये स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग के ऊपर हमने कुछ फोर्स लगा दिए, अगर कुछ फोर्स लगाने के बाद इसमें कुछ तो एक स्ट्रेंथ निर्माण होती है, यानी कि इसमें कुछ तो स्ट्रेचिंग हो जाता है. यानी कि इसकी समझो जो ओरिजिनल लेंथ है, समझो इसकी कुछ तो एक ओरिजिनल लेंथ है, यल है, तो इसे लोड अप्लाई करने के बाद, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ जाती है. यानी कि जो कुछ भी लेंथ बढ़ती है, ये बढ़ने वाले लेंथ को
हम क्या कहते हैं, बढ़ने वाले लेंथ को दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन यानी कि उसकी इसकी जो ओरिजिनल लेंथ रहती है, ओरिजिनल लेंथ के बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा लेंथ क्रिएट होती है, इसे हम इलोंगेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। ओके, तो इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी अंडर टेंशन, एक टेंशन तक वो किस तरह से काम करती है ये देखो। अब हम समझो कि इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ कब तक बढ़ेगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी, और वो लिमिट के बाद अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस बॉडी में ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग में एक परमानेंट चेंज आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपको परमानेंट चेंज नजर आता है। और दैट परमानेंट चेंज जो रहता है उसे हम कहते हैं क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, क्रॉसिंग, यानी कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद की एक चीज है। ओके, तो देखो एक एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यहां। तो पहली डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये देखो द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा, अगर उसको क्रॉस करके हम अगर अप्लाई कर देते हैं तो वहां परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यहां कौन कौन लाइन है, यहां अभी जो लाइव है, जो बच्चे लाइव है अभी ऑनलाइन है, उन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट करो, जो बच्चे हैं वो कमेंट करो। ओके, यशराज गर्जे ने कमेंट किया है, मुझे बहुत समझ में यानी कि बहुत अच्छा लगा। सर वी आर हंग्री फॉर नॉलेज। ओके बेटा, नाइस नाइस, और वो प्यास मैं बुझाऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कमेंट जबरदस्त है, वी आर हैंग्री फॉर नॉलेज। मान गया तेरे कमेंट को। अभी तक ये पहली कमेंट आई है कि जो मुझे पसंद आती है, जो मुझे पसंद आती है, मुझे कैसी कमेंट पसंद है, ऐसी कमेंट पसंद है कि हमें चाहिए, हमें करना है, वी आर रेडी, यू गिव हम, यानी कि हमें दीजिए, हम लेने के लिए तैयार है, ऐसे कमेंट मुझे पसंद आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कमेंट है। मी तुझं खरोखरच अभिनंदन करतो मित्रा, अभिनंदन करतो कि वी आर हैंग्री फॉर नॉलेज, और मैं भी आपको टीच करने के लिए बहुत 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 उतावील हूँ। मुझे भी टीच करने की बहुत ही भूख लगी होती है कि टीच करना और आपकी कमेंट देखना मुझे बहुत पसंद आता है, इसीलिए तो मैं आपके साथ ऐसे एंजॉय करता हूँ, टीचिंग एंजॉय करता हूँ। देखो ना, मैंने ये कल बीट लिया है इलास्टिक लिमिट, वो फिर भी मेरा समाधान नहीं हुआ। जिस तरह से मुझे पढ़ाना होता है, जिस तरह से मुझे ये बीट टीच करना होता है, उसी तरह से नहीं हुआ था कल, क्योंकि हमने थोड़ी सी सिस्टम चेंज करी थी और मैं बहुत मुझे यहाँ कंजस्टेड हो रहा था। ओके, तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, चलो मैक्सिमम स्ट्रेस बोले तो ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग के ऊपर हम एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स, और जिसकी वजह से इसमें इलांगेशन होता है, लेंथ बढ़ जाती है उसकी। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस टू विच द बॉडी कैन बी सब्जेक्टेड विदाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये यहां दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैक्सिमम स्ट्रेस और दूसरा है विदाउट सब्जेक्टेड, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन के पहले ये देखो, परमानेंट डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका इलोंगेशन बढ़ जाता है। ये जो देख रहे हैं ना आप, यहां मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं, इसको जूम करके बता देता हूं। देखो इस तरह से है। जो शुरू में आप देख रहे थे, ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो है इसके जो सर्कल्स है, इसके सर्कल्स एक दूसरे को चिपक के हैं, और यहाँ के जो है ना, ये थोड़े से दूर दूर है, थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा है इनके बीच, यानी कि ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन में है, और ये है एक लिमिट क्रॉस करने के बाद ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट डिफॉर्मेशन, और ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होने की वजह से इसका इलोंगेशन बढ़ जाता है। ओके, चलो और क्या है आगे का बिट, देखो इस तरह से। देन परमानेंट मैक्सिमम स्ट्रेस बट विदाउट सब्जेक्टेड, विदाउट द परमानेंट डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस दिया है लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन
होने नहीं दिया। ये देखो, मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, गुस्सा करना, लेकिन कितना, एक लिमिट तक। अगर हम सामने वाले आदमी को गालियां दे रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, उसे फटकार रहे हैं, लेकिन कब तक? लेकिन बाद में क्या बोलेगा? तुम मुझे बहुत बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, मुझे सुनना नहीं आपका। ऐसा जब बोलता है तो वो हुआ लिमिट क्रॉस करने के बाद का। लिमिट बोले तो एक मर्यादा होती है। हाँ, एक मुझे एग्जाम्पल और भी एक याद आया। कैसा है कि डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, डेली लाइफ का है, ये मैं बता देता हूँ। हम बोलते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बराबर है ना? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन बाप ने बेटे के साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव किया। दोस्त जैसा, आपके समझ में आया ना? दोस्त जैसा बर्ताव बोले तो मजाक मस्ती हंसी वगैरह पूरा एंजॉयमेंट करना बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ। किसने किया? समझो बाप करता है, समझो किसी भी बाप करता है अपने बेटे के साथ, अगर एंजॉय एक खुल के बात कर रहा है, दोस्त जैसे बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना कि बाद में बेटे ने, क्योंकि दोनों बाप बेटे को समझ में आया कि मेरा जो पिताजी है, मेरा जो बाप है, मेरे साथ दोस्त जैसा बर्ताव करता है। ऐसा उसे समझ में आने के बाद उसने क्या किया? समझो उसने हाथ उठा के अपने बाप के कंधे के ऊपर रख दिया और बोला, क्या चल रहे मेरा बापा, काय चाललंय माझ्या बापा, म्हणून जर खांद्यावर जर हात टाकला तर दॅट इज नॉट गुड। समझ में आया ना? बाप और बेटे के बीच एक रिलेशन है, एंजॉयमेंट का रिलेशन है, फ्रेंडशिप का रिलेशन है। लेकिन ऐसा नहीं कि बेटे ने हाथ उठा के अपने बाप के कंधे पे डाल दिया और बोला, क्या चल रहा है मेरा बापा, मेरे बाप क्या चल रहा है, अच्छा है ना तू। ऐसा अगर करे तो आपको लगता है कि अच्छा, ये नहीं लगता। ये क्या हुआ? लिमिट क्रॉस हो गया। ये क्या हुआ? लिमिट क्रॉस हो गया। बाप ने बेटे के साथ फ्रेंड जैसा रिलेशन मेंटेन किया, दैट इज द अंडर लिमिट, और उसने उठा के हाथ अपने बाप के कंधे पे रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग द लिमिट। ओके, चलो आगे बता देता हूं। एक कंसेप्ट मुझे समझाना था आपको। और डोरी के ऊपर, किसी वायर के ऊपर हम टेंशन लगा रहे हैं, लेकिन कब तक लगा रहे हैं? एक लिमिट तक लगा रहे हैं। यानी कि उसका अगर हम टेंशन निकाल लेते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, और टेंशन बढ़ा देते तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और फोर्स निकाल लेते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, यानी कि उसका आना जाना वहीं पे रहेगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि द बॉडी डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल स्थिति पे नहीं जाएगी वो। जो हमारा जो रबर रहता है, हम जो कपड़े के लिए जो रबर इस्तेमाल करते हैं, जब वो नया कपड़ा हम लाते हैं तो उस वक्त इसका इलास्टिक जो रहता है वो बहुत ही स्ट्रेंथ रहती है उसमें। लेकिन जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसकी लिमिट क्या होती है, उसका जो स्ट्रेंथ रहता है वो स्ट्रेंथ कम होता है, यानी कि उसके लिमिट के पार हो जाता है। ओके, चलो समझ में आया ना सबको? सर तुम्ही खूप छान एक्झाम्पल्स देता, त्यामुळे फक्त समजत आणि लक्षात पण राहते। धन्यवाद ईशा पवार, धन्यवाद। ओके, अशा उदाहरणामुळे तर लक्षात येतं ना सगळं, आणि हेच आहे, याच्याशिवाय नाही हो जमत। माझ्याकडे नॉलेज भरपूर आहे आणि मी लय शहाणा आहे, मी लय भारी आहे, हे सांगण्याचा मी कधीच प्रयत्न करत नाही। नॉलेज तर प्रत्येकाकडे असतं, पण फिजिक्सचं नॉलेज हे प्रचंड आहे, समुद्र आहे, आणि त्या समुद्रामधलं फक्त चमच्याभर नॉलेज माझ्याकडे। आणि असं कधीच म्हणायचं नसतं मी चुकत नसतो। एक लक्षात घ्या, जीवन जगत असताना माणूस जे काही शिकतो ते चुकतूनच शिकत असतो, चुकतो म्हणूनच शिकतो, आणि म्हणून चुका व्हायलाच पाहिजेत। लक्षात आलं ना? म्हणून कधीतरी माझ्याकडून चूक सुद्धा होत असेल तरी ती मला मात्र क्षमा करत जा। ओके, कधीतरी मी रागावतो इथे, आणि रागावं लागतं, हो नाईलाज असतं, रागावं लागतं। कारण का आलतू फालतू कोणीतरी चलत येतात, कुठेतरी माळावर टेकड्यावर बसलेले असतात, कुठेतरी गावाच्या घाणीमध्ये बसलेले असतात, गावाच्या खेडेगाव असतं ना, खेडेगावाच्या आजूबाजूला काय असतं तुम्हाला सांगायची गरज, तिथं बसून मोबाईलवर निवांत डबा घेऊन गेलेले असतात, आणि तिथं मोबाईल काढून उगं बघत बसतात, आणि आपला व्हिडिओ तिथं आला की भस्कन काहीतरी कमेंट करून टाकतात, मग मला ते बोलावं लागतं। ओके, इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द बॉडी, हमने क्या किया, ए बॉडी के ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया टू द बॉडी। ओके, टू द बॉडी इज विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के पहले। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, ये जो रहते हैं ना ये एटम्स, नेबरिंग एटम्स आर चेंज्ड, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, चेंज होता है।
एंड द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस सेट अप विद इन दी बॉडी। और उसी बॉडी में कुछ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस क्रिएट होते हैं। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस जो कि मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो क्या है? समझो आपने क्या किया, समझो आपने एक अपने दोस्त के कान के नीचे लगा दिए, ताड़ बोल के लगा दिए, एक थप्पड़ लगा दिए, तो अपना दोस्त क्या करेगा? दोस्त क्या करेगा? वाह वाह वाह, कितना अच्छी तरह से मारा रे, मेरा तो गाल भी देख कितना लाल लाल हुआ है, कितना स्वीट हुआ है, वाह वाह वाह, और एक मार। ऐसा कहेंगे क्या आप? नहीं ना कहेंगे। आप क्या कहेंगे? मारा है क्या? ठीक है, ठीक। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे क्रिकेट रहता ना, बॉलिंग करने के लिए पीछे जाता है और भागकर आके वो बॉल फेंकता है, वैसा वो पीछे सरकेंगे और पीछे सरक के आप ये थप्पड़ लगा देंगे। उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझा ना? यानी कि दूसरी ने जो आपके कान के नीचे लगा दी वो हो गया फोर्स, और आपने लगा दी तो दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसको अपोज किया और आपने भी लगा दिए, यानी कि उसके बराबरी हो गई एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, then within elastic limit the distance between the neighboring atoms are changed and the internal restoring forces set up within the body, और इसी बॉडी में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस क्रिएट होते हैं। ओके, दिस वन समझ में आया ना? कौन हंस रहा? गर्ज यशराज हंस रहा है, वाह वाह वाह, बहुत हंसी आ रही तेरे को। नहीं तो समझ के थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा तो नहीं तो ऐसा मत करना, तू भी किसी को जाके डिफॉर्मिंग फोर्सेस तू लगाएगा तो दूसरा तेरे पे वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस लगाएगा, और घर पे जाएंगे, घर पे अगर तू जाएगा तो घर के लोग नहीं पहचानेंगे। क्यों नहीं पहचानेंगे? क्योंकि वहां परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ होगा तेरे में, ऐसा ऐसा करके ठेड़ा वगैरह। ओके, चलो आगे क्या है? दीज फोर्सेस रिस्टोर द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, और वो इंटरनल जो फोर्स रहता है वो क्या करता है? बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव, हम जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करता है तो वो बॉडी वो ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करती है। ओके, एंड देन सर व्हाई देयर इज अ डेल्टा इन द स्ट्रेन फार्मूला? ओके, बाद में बता देता हूं, अब ये लिखने देना, ये बता देना, मैं इसमें घुसा हूं और तू दूसरा पूछ रहा है क्या है रे? जैसे ये कहते हैं, देखो एक मराठीमध्ये मन आहे, एका बाईचं पोरग विहिरीत पडलं होतं, विहिरीत पडलं होतं आणि दुसऱ्यानं आपला जीव धोक्यामध्ये घालून विहिरीत उडी टाकली आणि त्या बुडणाऱ्या लेकराला बाहेर काढलं, पाण्याच्या बाहेर, विहिरीच्या बाहेर काढलं आणि कडेवर जाऊन त्या लेकराला घेऊन बसला, त्याच्या आईला बोलवलं आणि तुमचं लेकरू विहिरीत पडलं होतं, तिसरा पळत गेला आणि त्याच्या आईला बोलून आणल्याच्या नंतर त्या आईला काय सांगतो? हा गर्वानं सांगत होता, ज्याने विहिरीतून काढलं त्याने गर्वानं सांगतो की तुमचा मुलगा विहिरीत पडला होता आणि मी होतो म्हणून त्या वाचला, मी त्याला पटकन उडी मारली, माझा जीव धोक्यात घालून त्याला मी बाहेर काढलं। त्यावेळेस त्याची आई, त्या मुलाची आई, त्या बारक्या लेकराची आई इकडे तिकडे आजूबाजूला बघते असं चौकड आणि म्हणते ठीक आहे तुम्ही याला पाण्यातून काढलं, पण याची टोपी कुठे आहे? लक्षात आलं ना? तसा प्रकार झाला हा। मी सांगतोय इलास्टिक लिमिट आणि तू पाठीमागे जातो डेल्टाकडे। ओके, डेल्टा पुढे ते सांगेन तुम्हाला। डेल्टा म्हणजे नॉर्मल चेंज, दोन्ही मधला बदल आहे। चला असा पाठीमागे कोणता तरी दुसरा प्रश्न विचारू नका या विषयात असताना। डेल्टा म्हणजे दोन्हीतील बदल म्हणजे काय? समजा हा जर डेल्टा असेल तर ओरिजिनल लेंथ अँड चेंज लेंथ या दोघातला जो काही फरक असतो त्याला आपण चेंज असे म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज डेल्टा। ओके, डिफरन्स, दोन्हीतला डिफरन्स। जसं तुम्हाला सांगितलं होतं डेल्टा ई, केमिस्ट्रीमध्ये सांगितलं बघा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या है वो? EP। देखो En माइनस EP है वहां, En माइनस EP, यानी कि दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है। ओके, तो इसी तरह से देखो देन और क्या है? एग्जांपल आपके समझ में आया ना? सर हा डाउट कालच विचारला होता। ओके, देन दिस फोर्सेस रिस्टोर द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। आगे देखो, इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द बॉडी इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, हमने क्या किया? इलास्टिक लिमिट के बाद भी उसके ऊपर हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है। इफ द स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द बॉडी इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड।
जो बॉडी है वो बॉडी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और वो चेंज हो जाता है। ओके, आगे का बीट क्या है इसमें, देयरफॉर द डिफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली रिकवरेबल, यानी कि जैसी ओरिजिनल पोजीशन थी उसी पोजीशन पे नहीं आता हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है ना, चेंज देखने को मिलता है। किस तरह से, समझो क्या किया कि एक ने थोड़ा सा गुस्सा किया, गुस्सा करने के बाद सामने वाला भी सोचा कि मैं कितने देर से इसका गुस्सा सह रहा हूं, फिर भी ये मेरे पे ऊपर गुस्सा कर रहा है। तो बाद में वो क्या करता है कि उसका गुस्सा सहते 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 उसका लिमिट बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है, और बाद में वो भी गुस्से में आता है, और वो भी गुस्से में आने के बाद में इसके समझ में आ जाते कि अरे भाई इसकी लिमिट खत्म हो गई, तो ये क्या बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मुझे ये बता, सॉरी बोलने के बाद उसका जो चेहरा रहता है, जो बाद में जो गुस्से में आया वाला जो उसका जो चेहरा रहता है, वो ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है क्या, रहता है क्या ओरिजिनल पोजीशन में, झट बोल के ओरिजिनल पोजीशन में आता है क्या, नहीं, उसके चेहरे के जो हावभाव रहते हैं, कुछ ना कुछ हावभाव उसके चेहरे पे रह जाते हैं, है ना, मेंटेन हो जाते, और बाद में धीरे 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 वो कवर होंगे। लेकिन जो गुस्सा किया था वो गुस्सा नहीं भूल जाता, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें रह जाता है, उसमें दिमाग में, उसमें दिल में रह जाता है। Therefore the deformation is fully not recoverable. Okay, then thus the body possesses elastic properties. और ये बॉडी क्या होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। सो द डिफॉर्मेशन इज पार्टली परमानेंट एंड पार्टली रिकवरेबल, यानी कि वो पार्टली परमानेंट रहता है और पार्टली रिकवरेबल रहता है, यानी कि कुछ रिकवर होता है और कुछ रिकवर नहीं होता। तो सॉरी बोलने के बाद ये सामने वाला क्या होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हंसता नहीं, ठीक है बर ठीक है बर ठीक है, ऐसा चेहरे पे उसके कुछ ना कुछ परसेंटेज उसके हावभाव जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, ये एक्सप्रेशन थोड़े से बचे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी कि जिंदगी में कभी भी किसी के साथ बर्ताव करना है तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करना, कभी भी, घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी, खुद की लिमिट पहचान लेना कभी भी। ओके, चलो अब के बाद, इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ क्या है, चलो हुक्स लॉ अभी आप देखते होंगे कि ये हुक्स लॉ है। अभी तक हमने बहुत सारे लॉ देखे, लेकिन ये हुक का लॉ क्या है, हुक्स लॉ। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट खाली, ये कैसे भी मुझे एडिट करना ही पड़ने वाला है। चलो, और ये दूसरा, इसे ही थोड़ा ऊपर लेता हूँ। ओके, चलो हो गया अपना काम। ओके, एक्सप्लेन हुक्स लॉ। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द हुक्स लॉ एंड डिफाइन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। हुक्स लॉ क्या है, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्टेट्स इट्स एसआई यूनिट। ओके, सीरीज यूनिट एंड डायमेंशंस, इसके बारे में पूरा आपको यहाँ बताना है। उसके डायमेंशंस क्या है, सीरीज यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह हम पूरा देखते हैं। चलो, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी, क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये देखो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट बोले तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने से पहले क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बोले तो स्ट्रेस, ये देखो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। कैसे, ये देखो यहां जो मैं आपको, यहां एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए मैंने यहां दिखाया है। क्या है, समझो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर हम थोड़ा सा लोड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये इलास्टिक लिमिट के पहले, विदिन बियॉन्ड नहीं, विदिन, उसके पहले जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे लोड अप्लाई करेंगे वैसा 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 उसका इलॉन्गेशन बढ़ता है। समझ में आया ना, जैसे लोड अप्लाई कर रहे हो वैसे वैसे उसका इलॉन्गेशन बढ़ता है। दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट में ही क्या होता है,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि समझो ये वायर है, इसके ऊपर शुरू में हमने क्या किया, समझो कि 1 किलोग्राम लोड हमने यहां अप्लाई किया है। देखो अप्लाई करने के बाद इसका कुछ तो इलोंगेशन हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, और 1 किलोग्राम ऐड कर दिया, उसके बाद और भी इसकी लेंथ बढ़ी, और 1 किलोग्राम हमने ऐड किया तो और भी इसकी लेंथ बढ़ी। जैसे हम ऐसा वेट उसको ऐड कर रहे हैं और उसका इलोंगेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये कब तक होता है, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसी मर्यादा तक ही इसकी लेंथ बढ़ती है, उसके बाद इसकी लेंथ नहीं बढ़ती। आप कितना भी उसको लोड अप्लाई करो उसकी लेंथ नहीं बढ़ती, बाद में वो परमानेंटली टूट जाएगा लेकिन उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। यानी कि जो लोड आप अप्लाई कर रहे हो, ये लोड बोले तो स्ट्रेस, और उसका ये जो इलोंगेशन हो रहा है दैट इलोंगेशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। यानी कि अप्लाई करे वाला लोड और हो गए वाला इलोंगेशन, ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे लोड वैसा इलोंगेशन, दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। नहीं तो आप बोलेंगे हुक, हुक बोले तो क्या है, कहीं तो हुक लटकाना है। आप बहुत सारे बोलते हैं ना, ऑफिशियल भाषा है, देखो ऑफिशियल एक लैंग्वेज है, अगर किसी का काम अटकाया है, किसी एक थर्ड पर्सन का अगर काम अटकाया है तो थर्ड पर्सन दूसरे के पास जाके बोलते हैं मेरे काम को उसने हुक लगा दिया है। समझ में आ रहा है ना, मेरे काम को उसने हुक लगा दिया है, यानी कि काम लटका के रखा है, काम नहीं होने दे रहा है, इसका ये मीनिंग होता है सोशल लैंग्वेज, हुक लगा देना। बहुत सारे बोलते हैं लय शानपन करू नको नाही तो हुक लावीन। समझ में आ रहा ना, लय शानपन करू नको नाही तो हुक लावीन, मग कळल ही भाषा। ओके, देन विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ओके चलो आगे क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और इसके बाद अगर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लेते हैं इस तरह से, तो हम बाद में इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये लिख के लो, चलो ये पूरा का पूरा मेरे साथ लिख के लो। म्हणजे स्प्रिंग लांब होत जाती, बरोबर आहे, स्प्रिंग लांब होत जाती, जैसा जैसा लोड अप्लाय कराल तसं 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 तिची लेंथ काय होते, वाढत जाते। ओके चलो आगे, द कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इधर का जो कांस्टेंट रहता है ना, इसे कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कांस्टेंट। एक कुछ मर्यादा तक होता है। ओके, और इसके बाद देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। रेशो बोले तो गुणोत्तर, कोणाकोणाचं गुणोत्तर आहे, स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन, या दोघांचा जो काय रेशो असेल तो रेशो म्हणजेच कॉन्स्टंट, अँड दॅट कॉन्स्टंट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, और देन द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस लक्षात घ्या, मॉडुलस, मॉडुलस, मोडुलस, बऱ्याच जणांचं प्रोनाउन्सिएशन, इथं जर प्रोनाउन्सिएशन पाहिला काय होतं, मोडुलुस, मोडुलुस, दिस इज नॉट मोडुलुस, म्हणजे मोडुलुस म्हणजे मोडणे, मोडणे म्हणजे तोडणे, मोडुलुस म्हणजे मोडायला लागलास, असं काही नाही हा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोनाउन्सिएशन आहे, मॉडुलस, मॉडुलस प्रोनाउन्सिएशन कसं करायचं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कारण का तुम्ही कॉलेजमध्ये असता तर तुमच्या सरांनी याचं प्रोनाउन्सिएशन सांगितलं असतं, आता तुम्ही घडून अडकून पडलेले आहेत, मग याचा उच्चार कसा करायचा, जसं बऱ्याच जण करत असतात, पृथ्वी असते, पृथ्वी, तर पृथ्वीला काय म्हणतात, सगळेच मराठीचे शिक्षक सुद्धा म्हणतात, पृथ्वीला पृथ्वी म्हणतात, पृथ्वी, आणि कृष्णाला कृष्ण म्हणतात, कृष्ण, दॅट इज नॉट कृष्ण, दॅट इज द कृष्ण, लक्षात आहे ना, कृष्ण आणि पृथ्वी नाहीये, पृथ्वी नाही, दॅट इज नॉट पृथ्वी, तर दॅट इज दी पृथ्वी। बरेच जण पृथ्वी म्हणतात त्याला, पृथ्वी, शिक्षक हो, शिक्षक, रडू येतं, ऐकल्याच्या नंतर वाटतं की त्याच डायसला धरून धैदया रडा वाटतं, नाही तर भिंतीवर लोक आपटू घ्या वाटतं, मराठीचे शिक्षक असो। चला, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, आगे क्या है, एसआई यूनिट मैंने आपको बताया था, एसआई यूनिट पूछा है, देखो यहाँ क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका क्या है, देखो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो ये होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
लेकिन ये क्यों है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर क्यों है, खाली स्ट्रेस का ही यूनिट यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेन का यूनिट इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि स्ट्रेन का इस्तेमाल यहाँ ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, चलो कमेंट में बताओ मुझे। ओके क्यों नहीं होता बता दिया, यशराज गर्जे मॉड्युलस। ओके सांगा बरं, का होत नसेल, इथं स्ट्रेसच युनिट का वापरलं जातं, स्ट्रेसच युनिट का वापरलं जातं, स्ट्रेनचं युनिट का दिसत नाही तुम्हाला इथे, यामध्ये इथं स्ट्रेनचं, याचं स्ट्रेसच युनिट आहे न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर, न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर हे स्ट्रेसच आहे, पण स्ट्रेनचं युनिट तुम्हाला इथं दिसतच नाही, का दिसत नाही तर स्ट्रेन इज युनिटलेस टर्म, स्ट्रेनला युनिट नाही, का नाही समजावून सांगितलं तुम्हाला, कालच्या पिरियडमध्ये समजावून सांगितलं, कारण का इलॉंगेशन आहे, लेंथ डिवायडेड बाय लेंथ आहे, म्हणजे इलॉंगेशन डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मग इलॉंगेशन जे काही होईल ते सुद्धा मीटरमध्येच असतं आणि ओरिजिनल लेंथ जी काही असेल ती सुद्धा मीटरमध्येच असते। आता मग मीटरमध्ये जर कॅन्सल जर होऊन गेल्या याच्या, तर मीटर स्ट्रेनच्या मीटर बाय मीटर जर कॅन्सल होऊन गेलं तर स्ट्रेनचं युनिट कुठून येईल, डोंबल्यातून येईल का, नाही येणार, मग स्ट्रेनचं युनिटच राहणार नाही, तर इथं कोणाचं युनिट असेल, फक्त युनिट असेल स्ट्रेसचं, आणि म्हणून दिस इज द न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, और इसके बाद यूनिट है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा क्या है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये रहा MKS का और ये रहा CGS का। तो इस तरह से मैंने आपको इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ ये दोनों भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ शंका है, कुछ शेनखा है, शंका का शेनखा, शेनखा नाही आहे, तुम्हाला काहीतरी वेगळंच ऐकू आलं, मी शेनखा म्हणाले नाही, मी शंका म्हणलेले, शंका, काही शंका असेल तर मला तुम्ही बिनधास्त विचारू शकता, आय एम फॉर यू। ओके, तर काही अडचण असेल तर कमेंट करा, जर लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, ओके, आणि शेअर केले नसेल तर शेअर करा, तुम्ही तर शेअर करता तसे मला माहीत आहे, समोरच्याला आवडू न आवडू उगी पाठवत जा, का पाठवायचे असतात माहिती आहे तुम्हाला, कारण का तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं आहे, चांगल्या गोष्टी लोकांना बोंबलून सांगाव्या लागतात, चांगल्या गोष्टी दरवाजावर येतात तरी त्याला आपण नाववत ठेवतो, उदाहरण दूध, आणि वाईट गोष्टी जाऊन आणतात, उदाहरणार्थ दारू, अल्कोहोल। आता तुम्हाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 12वीच्या पोरांना शिकवणार आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन, त्यामध्ये हे पूर्ण आहे, अल्कोहोल आहे, इथेन, इथेनॉल वगैरे सर्व आपण सायन्सचे आहेत, आपल्याला सर्व शिकावं लागतं, पण सर्वांचा अनुभव घ्यायचा नसतो, सर्व शिकावं लागतं, सर्व माहिती घ्यावी लागते आपल्या सायन्सच्या लोकांना, परंतु अनुभव घ्यायचा नसतो, अनुभव घेण्याची आवश्यकता नसते। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये हे पॉईंट आपण यावरचे पाहिलेले आहेत। ओके, याच्यावरचे जे न्यूमरिकल्स आहेत, सर न्यूमरिकल्स पण घेताल ना, ओम घुगरे, तू नवीन आलाय वाटतं बेटा, हे त्याला सांगा रे, आपण साऊंडचे किती प्रॉब्लेम घेतले ते त्या सांगा बिचाऱ्याला, यशराज गरजे कमेंट करून सांग, रमेश आक्केवार सांग तिथं आपण साऊंडचे किती प्रॉब्लेम घेतलेत आणि सर किती प्रॉब्लेम शिकवतात ते त्यांना सांगा एकदा। ओके, संदेश बेलाळे, इज रिस्टोरिंग फोर्स सेम ॲज न्यूटन्स लॉ, ओके राईट, बराबर आहे। ओके संदेश, आपण साऊंडचे किती प्रॉब्लेम घेतलेत आणि आपण किती प्रॉब्लेम घेतो ते कमेंट करून सांग बेटा, तो विचारतोय, ओम विचारतोय। ओके चला तुम्ही उत्तर द्या तसे। डायमेन्शन्स काय आहेत याचे, m⁻⁴, l⁻⁻1 आणि t⁻⁻2 याचे डायमेन्शन्स आहेत, आणि या चॅप्टरमध्ये एकच डायमेन्शन एवढाच आणि एकच युनिट आहे। ओके, यशराज गरजे किती घेतले बेटा, सेंचुरी असते, आणि तो विचारतोय सर न्यूमरिकल्स पण घेताल ना, ओके घाबरू नको बेटा, म्हणील ते न्यूमरिकल्स घेईन। ओके, त्यानंतर पुढं सॉरी सर आय एम न्यू स्टुडंट, म्हणून तर म्हणतोय तू नवीन आहेस। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे, इलास्टिक लिमिट आणि हुक्स लॉ, शंका तर नाही ना, मग आपण यासाठी इथं थांबूयात आणि उद्याला मात्र आपण नवीन बीटसाठी लागलीच आपण भेटूया, यानी कि हम इस वीडियो के लिए अभी यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत मित्रांनो,
बाय बाय, टेक केअर, स्टे ॲट होम आणि व्हिडिओ पहा, लिंक शेअर करा, एवढी मात्र रिक्वेस्ट. बाय बाय.